दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास खंड से है। प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था। ऑप्शन है आपके ह्यूरोज, गफ, नील या हैवलॉक। तो सही उत्तर है ह्यूरोज। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थीं और जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। तो किस वर्ष में? 1854 में। और आप जान लीजिए दोस्तों कि झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ और झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुई थीं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के आरंभ का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की गिरफ्तारी और निर्वासन और पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना और चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 8 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव का आयोजन कहां पर किया है? ऑप्शन है साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु या फिर सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। तो सही उत्तर है ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 8 जुलाई 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की भावना से हरियाली महोत्सव का आयोजन किया और इस महोत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में 75 नगर वैन, दिल्ली एनसीआर में 75 पुलिस स्टेशन और 75 स्कूल और विभिन्न राज्यों में 75 अवक्रमित वृक्षारोपण स्थलों की भागीदारी के साथ औपचारिक वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 जुलाई 2022 में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया था? ऑप्शन देखिए नई दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ या वाराणसी। तो सही उत्तर है वाराणसी में। दोस्तों आप जान लीजिए कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 7 से 9 जुलाई 2022 के मध्य अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया था। और उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा सतत विकास के लिए उपर्युक्त वर्णित सभी आवश्यक हैं। इसमें जैविक विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करना और निर्धनता को घटाना सभी शामिल हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है?
तो आप जानते भी हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक प्रोटोकॉल है जो कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। और ये जो है ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। तो ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है, बल्कि ग्रीन हाउस गैसों के निकास को या उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। और कुल मिलाकर ये जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये लाया गया था। अगला प्रश्न है ब्लू कार्बन क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, महासागरों और तटीय, देखिए महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन, वन जैव मात्रा या बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन। इसके अलावा ऑप्शन सी है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन या वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लू कार्बन दोस्तों क्या है? ये महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन है। और आप जान लीजिए दोस्तों ब्लू कार्बन जो है ये महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा ग्रहित या प्रग्रहित कार्बन ब्लू कार्बन कहलाता है। और इसमें पाई जाने वाले सीवीड, प्लैंक्टन्स और मैंग्रोव आदि कार्बन प्रग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक कार्बन सिंक का निर्माण करते हैं। और आप जान लीजिए कि इन तटवर्ती पारितंत्रों में कार्बन अवशोषण की क्षमता वनों से भी कहीं अधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपके वन और उनके उदाहरण आपसे पूछे गए हैं। तो आप देखिए, उष्णकटिबंधीय वन जो है भारत के साइलेंट वैली क्षेत्र में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष वन जो है ये उच्च अक्षांशों में हिमाचल प्रदेश में। कक्ष वनस्पति आप जानते हैं तटीय क्षेत्रों में सुंदरवन में। और पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। देखते हैं 4, 2, 1, 3 आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है कि वन नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कारण में कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन दोस्तों आप जान लीजिए कि ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों ही कथन और कारण अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि आप जान लीजिए कि नवीकरण संसाधन वे होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसलिए वन एक नवीकरणीय संसाधन है। इनके एक बार संपोषित दोहन के बाद पुनः दोहन किया जा सकता है। और आप जान लीजिए कि वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है, क्योंकि वन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। लेकिन कथन और कारण सही होते हुए भी कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास खंड से है कि राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। देखिए, बुधियाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा या ब्रह्मगिरी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ पे है? तो दोस्तों संगनकल्लू आप जान लीजिए कि कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में संगनकल्लू एक नवपाषाणकालीन पुरास्थल है और यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न भूगोल से है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या लुब्धक। तो सही उत्तर है सबसे निकट का तारा सूर्य है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, मिदनापुर नहर, कंसावती नदी या कसाई नदी, ये आपका सुमेलित है। तवा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि तवा प्रोजेक्ट जो है ये तवा नदी पर स्थित है। मेटूर डैम, कावेरी नदी सही सुमेलित है। और उकाई प्रोजेक्ट, ताप्ती नदी सही सुमेलित है। तो जो एक सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि तवा नदी पर स्थित है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। दूसरा है कि संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। तीसरा है कि संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, और संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग तो है लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। और आप जान लीजिए कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो 1973 का है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की बृहत संविधान पीठ ने ये निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। और ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय में कहा कि उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है। इस निर्णय को पलट दिया था। तो उद्देशिका संविधान का भाग है और संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जाती है, लेकिन आप जान लीजिए कि संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, ये जरूरी है। पढ़ा लिखा हो, जरूरी नहीं है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। तो आप जान लीजिए दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए जो एलिजिबिलिटीज़ हैं, अर्हताएं हैं, उनका उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो आप जानते भी हैं कि भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये किसके द्वारा? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर हरियाणा? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में जो है प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक या HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? आप देख लीजिए, जीवन प्रत्याशा तो इसमें शामिल है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय शामिल है, वैयक्तिक समानता शामिल नहीं है, प्रौढ़ साक्षरता शामिल है। दोस्तों आप जान लीजिए कि UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सबसे पहले 1990 में HDI के 3 सूचकों के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और जीवन स्तर था। इसमें शिक्षा सूचकांक को सरल नामांकन अनुपात और प्रौढ़ साक्षरता दर के आधार पर निर्धारित किया जाता था। तो इस प्रकार इसमें वैयक्तिक समानता शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है? देखिए, कोटो प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, सुविधाजनक प्रतिचयन या वेब प्रतिचयन? तो उत्तर है प्रतिचयन के उस प्रकार को सुविधाजनक प्रतिचयन कहा जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन मानदंड माप के स्थान पर भावी मानदंड माप का प्रयोग करता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके अभिसारी वैधता, भविष्य सूचक वैधता, रचना वैधता या समवर्ती वैधता। तो आप जान लीजिए कि ये प्रश्न शिक्षण और शोध अभियोग्यता से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी भविष्य सूचक वैधता हो जाएगा। और भविष्य सूचक वैधता क्या होती है दोस्तों? जो भविष्य सूचक वैधता या प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है, इसके अंतर्गत
क्या होता है कि वर्तमान के तथ्यों के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाया जाता है और विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं से इस वैधता का बहुधा इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? टैब पैड, ऑप्टिकल माउस, टच पैड और सेंसिटिव स्क्रीन। इसमें लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो उत्तर है दोस्तों, लैपटॉप में डिफ़ॉल्ट रूप में प्रयोग होने वाला पॉइंटिंग डिवाइस टच पैड होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। टच पैड एक इनपुट उपकरण है और इसका उपयोग माउस के स्थान पर किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के द्वितीयक या सेकेंडरी स्रोत हैं? देखिए, ऑप्शन है आपके अभिलेखीय आंकड़े, प्रतिभागियों की डायरी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े या मौखिक वृत्तांत। तो इसमें से कौन द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डेटा के स्रोत हैं? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े। दोस्तों, भारत में द्वितीयक आंकड़ों के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, एक तो भारत की जनगणना और दूसरा एनएसएसओ के आंकड़े जो हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, भारत की जनगणना भारत में द्वितीयक डेटा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रत्येक 10 वर्ष में ये जनगणना होती है और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भारत में द्वितीयक डेटा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी स्थापना सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर नियमित नमूना सर्वेक्षण करने के लिए 1950 में की गई थी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो है इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फलांक की त्रुटि है? स्थान त्रुटि, स्थिर या अचर त्रुटि, प्रत्युत्तर की त्रुटि या प्रत्याशा त्रुटि। इसमें आपको बताना है कि कौन फलांक की त्रुटि है। तो ऑप्शन सी प्रत्युत्तर की त्रुटि दोस्तों ये फलांक की त्रुटि है। अगला प्रश्न है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इसको स्टार कर रहा हूँ कि फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन है? तो उत्तर है विजय भाटकर। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा और इनका पूरा नाम है विजय पांडुरंग भाटकर। इनको भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो याद रखिएगा, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर हैं। अगला प्रश्न भी कंप्यूटर साइंस से संबंधित है। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? आपको बताना है कि सीपीयू यानी जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसके एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में रजिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रजिस्टर होते हैं। और जान लीजिए दोस्तों कि ये जो हैं दो यूनिट में इनका विभाजन किया जाता है एएलयू का। एक तो अर्थमेटिक यूनिट होता है और दूसरा लॉजिकल यूनिट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+K या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए Ctrl+की जो है इसका शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। और आप जान लीजिए, हाइपरलिंक HTML टेक्स्ट का वो भाग है जिसमें किसी अन्य पेज या वेब पेज का पता दिया होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो उत्तर है श्रीलंका ने। और आप जान लीजिए कि मार्च 2022 में जो बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन हुआ था, ये इस सम्मेलन का 5वां संस्करण था और ये श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मार्च 2022 में हंगरी गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? तो उत्तर है कैटलिन नोवाक। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैटलिन नोवाक को हंगरी गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और हंगरी यूरोपीय देश और यूरोपीय संघ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, नाटो और शेंगेन कन्वेंशन का सदस्य भी है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ई-डार। देखिए, ई-डार पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय,
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। इनमें आपको बताना है कि ई डार पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो उत्तर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ई डार पोर्टल शुरू किया गया है और इसका पूरा नाम है ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट और इस पर रिपोर्ट को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो अपनी मात्र पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध होती है। और ये दोस्तों इसको सुविधाजनक प्रतिचयन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों देखिए, कन्वीनियंस सैंपलिंग मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध होती है और ये प्रतिचयन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तकनीक है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 कि उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन मापदंड माप के स्थान पर भावी मानदंड माप का प्रयोग करता है। ऑप्शन है अभिसारी वैधता, भविष्य सूचक वैधता, रचना वैधता या समवर्ती वैधता। तो सही उत्तर है भविष्यत सूचक वैधता या प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। और भविष्यक सूचक वैधता में एक शोधकर्ता समकालीन मानदंड माप के स्थान पर भावी मानदंड माप का प्रयोग करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।